दोस्तों, ये उन दिनों की बात है जब मैं हॉस्टल में रहा करता था और वहीं से अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। तब मेरी उम्र यहीं कोई 18-19 साल की रही होगी। हॉस्टल में गर्मियों की छुट्टियां पड़ चुकी थीं। सभी लड़के लगभग अपने घर को जा चुके थे। बस मुझे और मेरे एक दोस्त रमन को छोड़कर मैं भी अब बस 1-2 दिन में अपने घर निकलने ही वाला था कि तभी एक दिन रमन मुझसे बोला, तू हर बार तो अपने घर जाता ही है, इस बार मेरे साथ मेरे गांव चल, आम के बगीचे दिखाऊंगा तुझे। मैंने भी सोचा हर बार तो घर जाता ही हूं, क्यों ना इस बार कहीं और से घूम कर आया जाए। जिस वजह से मैं रमन की बात मान गया। उसके अगले दिन सुबह ही हमने बस पकड़ ली। रमन महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में रहता था, जिसकी दूरी हमारे हॉस्टल से करीब 150 किलोमीटर रही होगी। लगभग 4 से 5 घंटों का लंबा और सुहाना सफर तय करके हम लोग रमन के गांव पहुंचे। फिर वहां से रिक्शा लेकर उसके घर, रमन के घर पर उसके मम्मी पापा और उसकी दादी थीं। सब लोग मुझसे भी अपने जैसा ही व्यवहार कर रहे थे। उसी शाम जब धूप कम हुई और साथ ही गर्मी का प्रकोप भी, तो रमन मुझसे बोला, चल तुझे आम बागानों से घुमा कर लाता हूं। रमन ने अभी इतना कहा ही था कि तभी उसकी दादी का चेहरा अचानक से पीला पड़ने लगा, जिस पर रमन अपनी दादी से बोला, दादी आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। और इतना कहकर हम लोग घर से निकल पड़े। मैंने रमन से इस बारे में पूछा भी, मगर उसने ठीक से जवाब नहीं दिया। बस ये कहा, मैं तुझे मेरे आम बागान लेकर तो जा रहा हूं, पर तू वहां किसी चीज को हाथ नहीं लगाएगा और ना ही अब कोई सवाल पूछेगा। मुझे रमन की बातें जरा भी समझ में नहीं आ रही थी, पर जैसा कि उसने सवाल पूछने से मना किया था, तो मैंने कुछ नहीं पूछा और चुपचाप चलता गया। रमन का गांव छोटा जरूर था, मगर काफी साफ सुथरा और सुंदर था। चलते चलते हम लोग एक बड़े से बगान के पास पहुंचे। उस बगान के बाहर ना तो कोई गेट लगा हुआ था और ना ही कोई पहरेदार नजर आ रहा था। तभी रमन मुझे बगान के अंदर ले गया। बगान में ढेर सारे आम के पेड़ लगे हुए थे, जिनमें अनगिनत आम लटक रहे थे। मैं इतना बड़ा आम का बगान अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा था। तभी मेरे जहन में एक सवाल आया, जिसका जिक्र करते हुए मैंने रमन से पूछा, यार यहाँ तो काफी सारे आम के पेड़ है, ये सब आम चोरी नहीं होते क्या? बाहर तो कोई गेट भी नहीं है और ना ही कोई पहरेदार है। तू तो अमीर आदमी है, एक पहरेदार क्यों नहीं रख लेता? इस पर रमन बोला, यहाँ भले ही पहरेदार नहीं है, मगर पहरेदारी होती रहती है। उसकी ये बात भी मेरे सर के ऊपर से निकल गई। खैर, हम लोग आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते हुए अभी मैं एक आम के पेड़ को हाथ लगाने जा ही रहा था कि तभी रमन तेजी से मुझे टोकते हुए बोला, क्या कर रहा है तू? हाथ मत लगा, पागल है क्या? इस पर मैंने कहा, पर क्यों, ये सब तो तेरा है ना, और मेरे हाथ लगाने से कौन सा ये पेड़ गिर जाएगा? तो इस पर रमन बोला, सुन, ये बगान जितना सुंदर दिखता है ना, उतना ही खतरनाक है। यहाँ पर आत्मा का वास है, मेरे दादाजी की आत्मा का। दरअसल ये सारे पेड़ उन्होंने लगाए थे। इस बगान से उनका दिल जुड़ा हुआ था। उनके मरने के बाद 2-4 लोगों ने इस बगान के आम को चोरी करने की भी कोशिश की, मगर जो यहाँ गलत इरादे से आया वो कभी वापस नहीं लौटा। मेरे पिताजी के अलावा इस बगान के आम को कोई नहीं तोड़ सकता, खुद मैं भी नहीं। रमन की बात सुन मैं जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हंसते बोला, भाई तू क्या इस जमाने में भी इन सब बातों पर विश्वास करता है? मैं तो तुझे समझदार समझता था। आत्मा वात्मा कुछ नहीं होता भाई। ले, मैंने हाथ लगा दिया इस पेड़ को, अब क्या होगा बोल? इतना कहकर मैंने पास ही में खड़े एक पेड़ को हाथ लगा दिया, और जब इससे भी मेरा मन नहीं भरा तो पास ही में पड़ी एक पत्थर उठाकर उस पेड़ पर दे मारा। मैंने रमन की तरफ देखा
तो उसका चेहरा पूरा पीला पड़ चुका था, जैसे किसी बीमार का होता है। जिसके बाद रमन ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए बगान से बाहर ले गया। वो काफी गुस्से में नजर आ रहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी छोटी सी बात पर वो गुस्सा क्यों हो गया। पेड़ छू लेने से या पत्थर मारने से कौन सा भूत मेरे पीछे पड़ जाएगा। खैर, जिसके बाद मैं रमन के साथ घर आ गया। थोड़ी ही देर में दोपहर शाम में तब्दील हो गई। शाम को हल्का फुल्का नाश्ता चला और फिर रात की तैयारी होने लगी। रमन अभी तक कुछ उखड़ा उखड़ा सा लग रहा था, शायद दोपहर वाले उस हादसे को लेकर। खैर, कुछ ही घंटों में रात हो गई। रात का खाना पीना हो जाने के बाद मेरी आदत थी कि मैं कुछ देर खुली हवा में टहलता था, उसके बाद ही सोता था। लिहाजा मैं घर से बाहर निकल गया। रमन भी मेरे साथ ही था। पता नहीं क्यों वो मुझे अकेले बाहर नहीं देने जा रहा था। बहरहाल हम दोनों टहलने लगे। गर्मी के मौसम में बाहर चल रही ठंडी हवाएं काफी सुकून पहुंचा रही थी। टहलते टहलते हम लोग वापस उसी आम बगान के करीब पहुंच चुके थे। तभी मैंने रमन से कहा, क्या हुआ यार, तू कुछ परेशान सा लग रहा है? कहीं बगान वाली बात को लेकर तो नहीं है? इस पर रमन बोला, पर तूने ठीक नहीं किया पेड़ पर पत्थर मारकर। इस पर मैंने थोड़ा ऐंठते हुए कहा, अबे क्या हो गया अगर पत्थर मार दिया तो? कहाँ कुछ हुआ, ना तेरे दादाजी आए और ना ही कुछ हुआ। तू बोलेगा तो अभी रात में भी पत्थर मार सकता हूँ। इस पर रमन थोड़ा गुस्सा होते हुए बोला, पागल मत बन, चल यहाँ से। इतना कहकर रमन 2 कदम घर की तरफ आगे बढ़ गया। मैंने भी सोचा रात काफी हो गई है, अब चलकर सो जाना चाहिए। लिहाजा मैंने घर की तरफ जाने के लिए अपना पहला कदम उठाया, मगर ये क्या, मैं चाहकर भी अपने कदम नहीं उठा पा रहा था, जैसे मेरे पैर को किसी ने बांध रखा हो। मैंने दूसरा पैर उठाने की कोशिश की, मगर वो भी नहीं उठा। इससे पहले कि मैं रमन को कुछ कह पाता, रमन पीछे पलटा और मुझे देखकर बोला, तू अभी तक वहीं है, चल जल्दी। इस पर मैंने कहा, यार मैं अपने पैर नहीं उठा पा रहा। तो फिर रमन बोला, देख रात बहुत हो गई है, ये मजाक करने का टाइम नहीं है। तो मैंने कहा, भाई मजाक नहीं कर रहा मैं, सच में। ये सुनकर रमन भागता हुआ मेरे पास आया और मुझे पकड़कर खींचने लगा, मगर मैं टस से मस नहीं हो रहा था, जैसे मेरे पैर वहां चिपक गए हों। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी रमन मुझसे बोला, तू रुक, मैं घर वालों को लेकर आता हूं। इतना कहकर रमन वहां से चला गया। अभी रमन वहां से गया ही था कि तभी मेरी नजर उस आम के बगान की तरफ गई। तो मैंने जो देखा वो देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि आम बगान के अंदर एक बूढ़ा सा आदमी मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। और ये बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि रमन के दादाजी थे, क्योंकि मैंने रमन के घर पर इनकी तस्वीर देखी थी। उस वक्त मैं जोर से चीखना चाहता था, मगर पता नहीं क्यों मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। डर के मारे मेरी आंखें बंद हो गईं और मैं वहीं पर बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं रमन के घर पर था। उस दिन के बाद से मैं भूत प्रेत जैसी चीजों पर पूरा यकीन करने लगा और फिर कभी मैं रमन के घर नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। हमारे यहाँ सभी लोगों का मानना है कि अगर कोई घर काफी सालों से बंद हो और उस घर में समय समय पर पूजा पाठ ना किया जाए तो उस घर में आत्माएं अपना डेरा जमाना शुरू कर देती हैं। लेकिन मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था और साथ ही साथ मैं भूत प्रेत इन सब बातों को भी नहीं मानता था। मगर इस घटना के बाद से इन सारी बातों को मानना तो दूर,
इन सारी बातों को सुनकर मेरा पूरा शरीर कांपने लगता है। साथ ही साथ मैंने उन सब जगहों पर भी जाना छोड़ दिया जहां भूत प्रेत की बातें होती हैं। इस घटना ने मेरे दिमाग पर एक ऐसा छाप छोड़ा है जिसे मैं अपने जीते जी नहीं मिटा सकता। खैर, ट्रेन काफी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी कि तभी मेरे बगल वाली सीट पर बैठे मेरे भाई ने मुझसे कहा, भैया हम कब तक वहां पहुंच जाएंगे? अनिल यानी मेरे भाई के मुंह से ये सुनते ही मैंने अपनी निगाहें घड़ी की ओर घुमाई तो वक्त हो रहा था रात के 8 बजे का। इस पर मैंने अपने भाई अनिल से कहा, हम लोग बस आधे घंटे में वहां पहुंच जाएंगे। असल में हम दोनों अपने गांव मिराजपुर जा रहे हैं। पहले हम लोग अपने गांव मिराजपुर में ही रहते थे, मगर आज से 10 साल पहले मेरी नौकरी शहर में लगने के कारण हम लोग सभी परिवार शहर में चले गए। तब से गांव में कोई नहीं आया और आज हम दोनों 10 सालों के बाद अपने गांव जा रहे हैं। और साथ ही साथ 10 सालों से हमारा गांव का घर बंद पड़ा हुआ है। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ती चली गई, जिसके साथ ही हम भी अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते चले गए। खैर, आधा घंटा और ट्रेन में बिताने के बाद हम अपने गांव के स्टेशन पर उतरे। तो गांव के स्टेशन पर उतरते ही मैंने अपने मन ही मन में कहा, इतने सालों में गांव जरा भी नहीं बदला, मगर हाँ, रात के वक्त लोगों का चहल पहल थोड़ा बढ़ गया है। स्टेशन से हमारे गांव का घर करीब 5 किलोमीटर दूर था, तो हमें वहां जाने में किसी सवारी की जरूरत पड़ने वाली है, जिस कारण हम चलकर स्टेशन से बाहर निकले तो बाहर भी काफी सारी दुकानें खुली हुई थी। पहले तो रात के 8:45 बजे सारा गांव एकदम से वीरान हो जाता था, लेकिन अब लोगों की थोड़ी चहल पहल देखकर मुझे काफी अच्छा लग रहा था। अभी हम स्टेशन से बाहर निकले ही थे कि तभी पीछे से आवाज आई, कहाँ जाना है भाई साहब आपको? उस आवाज को सुनकर हम दोनों भाई पीछे मुड़े तो देखा कि एक आदमी ऑटो के पास खड़ा है। उस आदमी को देखते ही मैं समझ गया कि वो कोई ऑटो वाला है। इस पर मैंने उस ऑटो वाले से कहा, मुझे मिराजपुर गांव के चौक पर जाना है। इस पर उस ऑटो वाले ने कहा, हाँ चलिए मैं छोड़ देता हूँ। जिसके बाद हम दोनों भाई चढ़कर उस ऑटो में बैठ गए और हमारे बैठते ही उस ऑटो वाले ने ऑटो चलाना शुरू कर दिया। पहले हमारे गांव में ऑटो नहीं चलता था, मगर अब हमारे गांव में ऑटो भी चलने लगा। इस पर मैंने ऑटो वाले से कहा, अरे भाई साहब, यहाँ ऑटो कब से चलने लगा? जिस पर उस ऑटो वाले ने कहा, 2-3 सालों से चल रहा है। आप लोग काफी सालों के बाद आए हैं लगता है। किसके घर जाना है आपको? जिसके बाद मैंने अपनी पूरी बात उस आदमी को बताई। मेरी पूरी बात सुनने के बाद उस ऑटो वाले ने कहा, भाई साहब आपका घर तो काफी सालों से बंद है, तो अचानक आपका वहां रुकना ठीक नहीं होगा। इतना बोलकर वो ऑटो वाला चुप हो गया। मैं तो इन सब बातों पर शुरू से ही विश्वास नहीं करता था, तो मैंने भी उस ऑटो वाले की बात पर ध्यान नहीं दिया। करीब आधा घंटा और इंतजार करने के बाद ठीक रात के 9:30 बजे हम ऑटो से उतरे और अपने घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। काफी सालों से घर में कोई ना रहने से घर की बाहरी दीवारों पर धूल की मोटी परत जम गई थी। घर के बाहर का दृश्य को देखकर घर के अंदर का माहौल हमारे दिमाग में खुद ब खुद चलने लगा था। खैर, हम चलकर घर के दरवाजे के पास पहुंचे और अपने बैग से चाबी निकालकर दरवाजे पर लगे ताले को खोलने लगे। अभी मैं ताला खोल ही रहा था कि तभी हमें किसी के हंसने की आवाज सुनाई पड़ी। उस आवाज को ध्यान से सुनने पर पता चल रहा था कि वो आवाज हमारे घर के पीछे से आ रही है। इस पर मैंने अपने भाई से कहा, अनिल तू रुक, मैं देख कर आता हूँ कि कौन है। इतना बोलकर मैं चलते हुए उस आवाज की तरफ आगे बढ़ने लगा। रात काफी हो गई थी, जिस कारण चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। वो भी इतना घना अंधेरा
कि आगे का नज़ारा भी मुझे साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। साथ ही साथ बीच बीच में आ रही रात कीड़ों की आवाज़ें उस माहौल को और भी ज़्यादा सुनसान बना रही थी। खैर किसी तरह चलकर मैं घर के पीछे पहुंचा और इधर उधर उस आवाज़ को तलाशने लगा, मगर कुछ देर इधर उधर नज़रें दौड़ाने के बाद जब मुझे वहां कोई नहीं दिखा तो मैं इसे अपने मन का वहम मानकर वापस जाने लगा कि तभी मेरी नज़र ज़मीन पर पड़ी। तो नीचे का नज़ारा देखकर मैं थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि नीचे काफ़ी सारी हड्डियां गिरी हुई थी। मगर इतनी सारी हड्डियां यहाँ आई तो आई कैसे? साथ ही साथ वो सारी हड्डियां किसकी थी वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। खैर मैं वहां खड़े ना रहकर वापस चलते हुए अपने भाई के पास आया। साथ ही मैंने अपने मन ही मन में ये तय कर लिया था कि ये हड्डियों वाली बात अपने भाई को नहीं बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है वो डर जाए। जिसके बाद हम घर के अंदर दाखिल हुए तो घर के अंदर जगह जगह पर मकड़ी के जाले लगे हुए थे। रात काफ़ी हो जाने के कारण हम दोनों भाइयों ने तय किया कि आज रात हम एक कमरा साफ करके उसी में सो जाएंगे। और ठीक वैसा ही हुआ। हम दोनों ने मिलकर फटाफट से एक कमरा साफ किया और बिस्तर पर सोने के लिए लेट गए। काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के कारण बिस्तर पर लेटते ही हमारी पलकें भारी होने लगीं और देखते ही देखते नींद ने हमें कब अपने आगोश में ले लिया पता ही नहीं चला। फिर जब मेरी आंख खुली तो मुझे हल्का होने की ज़रूरत महसूस हो रही थी। मैंने बर्दाश्त करने की बहुत कोशिश की, मगर जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मुझे उठना ही पड़ा। जिसके बाद मैं उठा और हल्का होने के लिए बाथरूम में गया। अभी मैं हल्का हो ही रहा था कि तभी मुझे किसी के कुछ चबाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उस आवाज़ को सुनकर मैं एकदम से चौंक गया कि भला ये आवाज़ आ तो आ कहाँ से रही है। हल्का होने के बाद मैं उस आवाज़ की ओर बढ़ने लगा कि आखिरकार ये आवाज़ है तो है किस चीज़ की। वो आवाज़ एक दूसरे कमरे में से आ रही थी। तो मैं चलकर उस कमरे के दरवाजे पर गया। तो दरवाजे पर जाकर कमरे के अंदर का नज़ारा देखकर मेरे पैरों तले की ज़मीन निकल गई और मेरा पूरा शरीर ज़ोर ज़ोर से कांपने लगा, क्योंकि अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठकर इंसानों की हड्डियां चबा रहा था। वो हड्डियां ताज़ी थीं, क्योंकि उन हड्डियों से खून भी टपक रहा था। साथ ही साथ उस बुजुर्ग आदमी का चेहरा मौत से भी ज्यादा डरावना था। ये देखकर मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि शैतान है, और अगर हम यहाँ रुकें तो ये शैतान हमें भी मारकर खा जाएगा। जिसके बाद मैं भागता हुआ अपने भाई के पास गया और उसे लेकर सीधे घर से काफ़ी दूर भाग गया। तो इस तरह उस रात हम दोनों भाई मरते मरते बचे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।